Everyone. In the last video, we discussed what is economics. That is just an introductory video to understand what is the subject is all about. Now today we are going to start with chapter 1 of microeconomics. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट that tells you how an individual or an economy satisfies his unlimited wants with limited resources. So in your chapter 1 you have a topic, what is economics? Second, why we study. Then scarcity. Then economic problems. Then distinction. You have 3 topics for the distinction. One is micro and macroeconomics. Then positive and normative economics. And last is different types of economies. You will study different types of economy, distinction between different types of economies. That is centrally planned, market economy, mixed economy. These all are the topics of the first chapter. What is economics? We had already discussed in the last video. Economics is a subject that studies how an individual as well as an economy satisfies his unlimited wants with limited resources. Then we also studied in the last video why we study economics. Just to know, हम हमेशा अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होंगे. उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करते हो और कैसे सेटिस्फाई करते हो. दैट इज़ व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स. नाउ टुडे वी वर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्कार्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड डिस्टिंक्शंस. व्हाट इज स्कार्सिटी? नाउ द फर्स्ट टॉपिक फॉर दिस इज व्हाट इज स्कार्सिटी. When we say the goods are scarce, that means they are limited. Or what we can say that the goods which are not in abundance, जो आपको abundance में नहीं मिलते. आप अगर अपनी रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकालेंगे तो दैट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड. आपके घर में वॉट एवर द गुड्स आर, आप मिल्क लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, हर चीज़ लिमिटेड लेते हैं, अनलिमिटेड नहीं लेते. बट उनके साथ जो यूज़ है वो अनलिमिटेड, उसके साथ बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं. तो दिस इज़ वॉट इज स्कार्सिटी. मीन्स एनीथिंग विच इज़ नॉट इन अबंडेंस, और वी से the things which are limited, we call them scarce. हर चीज़ लिमिटेड होती है, ठीक है.
Now, due to scarcity, we face economic problems. And what is that? That is problem of choice. Due to scarcity, we face economic problems, and the economic base of economic problem is problem of choice. Why we face this problem? Because again, the first thing is resources are limited. These are the reasons why we face economic problems. Resources are limited, and resources have alternative uses. ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आप स्कार्सिटी फेस करते हो. तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट कि रिसोर्सेज विच आर इन स्कार्स, दैट मीन्स जो आपको अनलिमिटेड फॉर्म में नहीं मिलते, वो हमेशा हमारे पास लिमिटेड फॉर्म में ही होते हैं. तो दैट इज कॉल्ड टू बी वन ऑफ द रीज़न फॉर हैविंग स्कार्सिटी. एंड द सेकेंड रीज़न, जो रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं जो लिमिटेड हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. तो उनकी ऑल्टरनेटिव यूजेस में से आपके लिए बेस्ट यूज़ क्या होगा? दैट इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो अपनी रियल लाइफ में. हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सपोज यू वेंट फॉर शॉपिंग, यू हैव 4,000 इन योर पॉकेट. By 4,000 you can buy multiple things. You can have your snacks, you can have shoes, you can have pants, you can have ice cream, you can have books, you can have stationery, and many more things. So with these 4,000 rupees, what are the things you are going to buy? आप क्या, आपकी प्रायोरिटी होगी जो आप इसमें से परचेज करेंगे, कि आप इन चारों चीज़ों को परचेज करेंगे या फिर आप इन चारों को परचेज करेंगे. तो यू ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विद यू. अब अगर सपोज मैं मिल्क का एग्जांपल लेती हूँ, तो मिल्क में अगैन जब आप मिल्क लेते हैं आप लिमिटेड क्वांटिटी में लाते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं होता. ठीक, तो आप चीज़ बना सकते हैं मिल्क से, कर्ड बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है. देन टी एंड कॉफ़ी, घी. तो जब आप घर पे मिल्क ला रहे हैं, अमंग ऑल दीज ऑल्टरनेटिव यूजेस, आपके लिए कौन सा यूज़ बेटर होगा एंड विच विल बी द योर प्रायोरिटी? आप डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए टी कॉफ़ी के लिए या कर्ड के लिए रखेंगे अगर समर्स चल रही हैं. अगर आप डायरेक्ट कंजम्पशन पे रखते हैं, टी और कॉफ़ी के लिए रखते हैं, कर्ड बनाते हैं, देन इफ़ इट इज़ लेफ्ट व्हाट यू विल गोइंग टू मेक. तो देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हर एक चीज़ में हमेशा एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है. आप खुद अपनी रियल लाइफ में एग्जांपल्स ले सकते हैं. हर चीज़ लिमिटेड होती है और उन हर चीज़ का अल्टरनेटिव यूज़ ज़रूर होगा. तो वो अल्टरनेटिव यूजेस में से आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? चूजिंग अमंग दैट पर्टिकुलर अल्टरनेटिव इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. एंड ट्राई टू फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन, सो दैट कि आप जितना ज़्यादा इसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा. हर चीज़ में आप रिलेट करके देखें, यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. और यू कैन शेयर और कमेंट with me that this is the good जो limited है आपके पास, और these are the problem of choice you face. Now the next topic for today's video is micro and macroeconomics. Distinction between micro and macroeconomics.
जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि व्हेन वी आर स्टडिंग हाउ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइज हिज अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, हम उसे कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो का मतलब जब भी आता है वो हमेशा इकॉनमी होता है। इकॉनमी हेयर मीन्स पूरा इंडिया की अगर हम बात करें कि इंडिया में सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ वी सॉल्व ऑल द wants, unlimited wants with limited resources, that is what we call macroeconomics. So the first point of or basis of distinction will be the meaning. मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो हमेशा मतलब होता है स्मॉल। माइक्रोस्कोप से भी आप चीज़ें देखते हैं, तो हम क्यों देखते हैं? क्योंकि वो चीज़ें बहुत स्मॉल हैं, तो वो माइक्रो मीन स्मॉल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन माइक्रो we study economic issues related to an individual, firm or an institution। मतलब हर जगह हमने एक इंस्टीट्यूशन, एक इंडिविजुअल, एक फर्म की बात की है। और इकोनॉमिक इश्यूज वही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि कैसे आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड बॉन्ड्स को पूरा करते हैं, और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो यू ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो वो कैसे सॉल्व होती है, दैट इज़ व्हाट वी स्टडी। व्हेन जब एक इंडिविजुअल की बात करोगे तो इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ इन मैक्रो we study how an economy satisfies his unlimited wants with limited resources। आप इसी डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सेम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। मैक्रो वी स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू एन इकोनॉमी। देन वी हैव सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज टूल्स। टूल्स मीन्स जब मैं ये इकोनॉमिक इश्यूज पढ़ रही हूँ या जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। तो डिमांड एंड सप्लाई, दैट मीन्स एक इंडिविजुअल की डिमांड और एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई डिसाइड करती है कि आप कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो। मतलब डिमांड जब करोगे तो एज पर योर सेटिस्फैक्शन करोगे, सप्लाई भी एज पर सेटिस्फैक्शन करेगा प्रोड्यूसर। बट यही चीज़ जब हम मैक्रो में डिस्कस करेंगे तो डिमांड के साथ वर्ड क्या आ जाएगा? एग्रीगेट। aggregate demand and aggregate supply. When we say aggregate, it means all. यहाँ पर सिंगल इंडिविजुअल फर्म और इंस्टीट्यूशन क्या डिमांड कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूसर, और यहाँ पर आ जाता है एग्रीगेट डिमांड, यानी कि सारे कंज्यूमर्स। what all consumers are demanding, what all producers are सप्लाइंग, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एग्रीगेट। तो हम मैक्रो में हमेशा एग्रीगेट्स पढ़ते हैं, मतलब ऑल, और माइक्रो में हमेशा हम सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड या सप्लाई को स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स? ऑब्जेक्टिव इज इट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। determines the price of the commodity. मार्केट में जब भी प्रोड्यूसर को प्राइस सेट करना है तो वो किस बेसिस पे सेट करेगा कि कितनी डिमांड है उसके गुड की। तो अगेन थ्रू डिमांड वी आर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द गुड, एंड सप्लाई में भी वो
एज पर डिमांड प्राइस को फिक्स करते हैं कि अगर इतनी डिमांड है और अगर मैं ये प्राइस फिक्स करता हूँ तो मेरा इतना प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो इन बोथ द केसेस जब भी हम इंडिविजुअल के बारे में डिसाइड करते हैं तो प्राइजेस डिटरमिन होते हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर वी डिसाइड कि दिस मच प्राइस विल बी फिक्स फॉर अ गुड। आप प्राइस कैसे फिक्स करोगे वो किस पे डिपेंड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई पर, एंड दिस इज हाउ वी कैन डिटरमिन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और यहाँ पर हम डिटरमिन करते हैं इनकम ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि एग्रीगेट है, सबकी बात कर रहे हैं। तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इकोनॉमी में टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई, कितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज व्हाट वी डिटरमिन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन अजम्पशंस, आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं, जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं या जब भी आप कुछ ऐसा पढ़ते हैं तो हम लेट अस अज्यूम या लेट अस सपोज या लेट इट बी एक्स, इस तरह से पढ़ते हैं। सेम वे जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज बनती हैं तो हम कुछ चीज़ों को अज्यूम करते हैं। तो जैसे हम माइक्रो पढ़ते हैं, इन माइक्रो वी अज्यूम macro variables to be constant. Constant का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है that does not change या that remains same. तो in microeconomics we assume macro variables to be constant, and macro we assume micro variables to be constant. यहाँ पर मैक्रो है, यहाँ पर माइक्रो है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जब मैं एक इंडिविजुअल को पढ़ रही हूँ तो मैं ये एज्यूम कर लूँगी, सपोज मैंने कहा कि एक इंडिविजुअल की का बिहेवियर है कि जब प्राइस बढ़ता है तो वो डिमांड को कम कर देता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सारे कंज्यूमर्स ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, यानी ऑल मैक्रो मीन्स ऑल कंज्यूमर्स टू बी कांस्टेंट, यानी कि वो भी ऐसा ही बिहेव करेंगे। दैट इज आवर अजम्पशन व्हेन वी मेक थ्योरीज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में जब हम ये कहेंगे कि ऑल द कंज्यूमर्स आर बिहेविंग इन द सेम वे, तो उसमें से कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हो सकते हैं उनका बिहेवियर अलग हो। जैसे अगर मैंने अभी आपको कहा कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है, उसमें से वी कैन हैव 2 और 3 कंज्यूमर्स या फिर 10 कंज्यूमर्स जो ये कहें कि वो प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ा देते हैं, तो उस केस में उस थ्योरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो हम यही एज्यूम करते, तो हम यही मानते हैं कि जैसे यहाँ पर थ्योरी इम्पैक्ट की बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम एज्यूम कर रहे हैं मैक्रो वेरिएबल्स, यानी कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज बना रहे हैं तो उसमें अगर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को सेट कर रहे हैं तो उसमें हम एज्यूम करके चलेंगे कि सारे इंडिविजुअल्स का बिहेवियर सेम होगा। अगर कुछ का नहीं भी है तो उससे इस थ्योरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेम वे जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी बना रहे हो और जब आप ये कह रहे हो कि ऑल द कंज्यूमर्स आर बिहेविंग इन द सेम वे, तो उसमें अगर एक इंडिविजुअल या एक फर्म डिफरेंट भी बिहेव कर रही है तो इट विल नॉट इम्पैक्ट द थ्योरी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ वी हैव एग्जांपल्स। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की में जो थ्योरी बनती है उनको हम प्राइस थ्योरीज कहते हैं, और मैक्रो में जो थ्योरीज बनती हैं उनको हम थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आप अपने 11th की बुक का इंडेक्स का पेज निकालेंगे, कंटेंट्स का पेज निकालेंगे। ऑल द चैप्टर्स विच आर इन योर सिलेबस विल बी एन एग्जाम्पल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे आपका 2nd और 3rd चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो आप उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, सप्लाई, ये सब आ जाता है।
सप्लाई नहीं आएगा. थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स जहाँ पर कंज्यूमर, एक कंज्यूमर को आप स्टडी कर रहे हैं कि वो किस प्राइस पे क्या खरीद रहा है. देन वी हैव थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, जिसमें सप्लाई, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये सब आ जाते हैं. दैट आर ऑल्सो योर चैप्टर्स. मार्केट इक्विलिब्रियम. देन व्हेन वी गिव एग्जांपल्स, तो इसमें आपकी 12th क्लास की जो मैक्रो की बुक होगी उसका कंटेंट का पेज आ जाएगा. तो वी स्टडी इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन पूरी इकॉनमी पे इम्पैक्ट करता है, मीन्स कंसिस्टेंट राइज इन प्राइजेस. इन्फ्लेशन का मतलब कंसिस्टेंट राइज इन प्राइजेस यानी महंगाई. तो इन्फ्लेशन यानी कि पूरी इकॉनमी में जब महंगाई होती है तो उसे कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं. डिफ्लेशन मीन्स कंसिस्टेंट फॉल इन प्राइजेस यानी कि प्राइजेस कैसे फॉल होते हैं. देन वी स्टडी बजट, बैंकिंग ऑफ द होल इकोनॉमी. So this is what is the top topic of macroeconomics. Hope it is clear to you, but if you still have any doubt, you can message me. We will going to discuss the next topic of positive and normative economics and distinction of different economies in the next video. Hello everyone. This is a continuation video of the chapter 1 of microeconomics, class 11th. In the previous video, we discussed the distinction between micro and macroeconomics. Now we are doing the distinction between positive and normative economics. Now when we say positive economics, both positive and normative economics gives us the statements. This gives the statements of what is, what was, and what will be. That means कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो हमें ये बता रही है कि what is the present situation of the economy या what is happening in the economy at present. What was means जो हो चुका है, what was happened in the economy earlier, and what will be means क्या होना चाहिए आगे, what आगे क्या होगा. आप किसी भी स्टेटमेंट को रिलेट कर सकते हैं. What is the Prime Minister of India is Mr. Narendra Modi. What is that statement that gives us what is. What was before the tenure of Mr. Narendra Modi, there was a tenure of one of the great leader, that is Atal Bihari Vajpayee. That was the statement that is describing what was. What will be, आगे क्या होना चाहिए. We should have another leader which can replace Mr. Narendra Modi. That can be a statement what will be. तो आप कोई भी रियल लाइफ में से स्टेटमेंट निकाल सकते हैं जिसमें आप what is, what was, what will be. अब जैसे एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो IPL मैचेस आर देयर. तो what is means IPL which is running, जो भी मैचेस चल रहे हैं. What was earlier IPL, we have a championship trophy. What was and what will be in the coming year, what event going to happen, that will be the statement that it describes what will be. Now opposite to this, when we say normative economics, it is statements that tells what ought to be.
व्हाट ऑट टू बी मीन्स क्या होना चाहिए, ठीक है। अब व्हाट ऑट टू बी मीन्स आपका मेयर ओपिनियन है कि ये होना चाहिए। जैसे कुछ लोग ये मानेंगे कि नहीं, वी नीड अ प्राइम मिनिस्टर लाइक नरेंद्र मोदी ओनली, तो दैट इज व्हाट ऑट टू बी। कुछ कहेंगे नो, वी डोंट वांट टू हैव दिस लीडर अगेन, देयर शुड बी सम अदर लीडर, अगेन दैट इज व्हाट ऑट टू बी। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो आपको ये बताती है क्या होना चाहिए, दैट इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कोई भी स्टेटमेंट आपको what is, what was and what will be describe करेगी, तो that is positive economics। तो बेसिकली अगर इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम देखें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर आप व्हाट इज दे रहे हैं तो वो भी आपका एक फैक्ट होगा जो प्रेजेंट फैक्ट है, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी। व्हाट वाज मीन्स ऐसा कुछ जो पहले हो चुका है जिसका फैक्ट हो। एंड व्हाट विल बी, अगैन जैसे हम अगर वी आर, इफ वी आर प्लानिंग अनदर डिमोनेटाइजेशन, तो व्हाट विल बी द डेट, तो वो फैक्ट एंड फिगर है। मीन्स द थिंग्स विच आर श्योरली टू बी हैपन, और जो अभी हुई हैं या हो चुकी हैं। तो these all are facts and figures, but normative economics में these are just opinions. These are just opinions, मतलब normative economics हमें सिर्फ opinion बताती है जो कुछ भी हो सकता है। इंडिया में जितने लोग हैं उतनी बातें हैं, हर किसी का ओपिनियन अलग है। आप किसी से भी कोई भी चीज़ पूछेंगे, हर किसी का आपको डिफरेंट ओपिनियन मिलेगा। आप किसी भी इकॉनमी की स्टेटमेंट पूछ लो, कोई भी चीज़, तो वो सब उनके ओपिनियन हैं जो कुछ भी हो सकता है। तो दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आप कोई भी, जैसे अभी आपका किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान बिल इंट्रोड्यूस इन this particular year in the parliament, that is positive economic statement. When I'm going to say कि kisan bill is not a right option for the farmers, that's just a my mere opinion, वो मेरा सिर्फ मेरी सोच है। कुछ लोग किसान बिल के फेवर में होंगे, कुछ अगेंस्ट में होंगे, तो जो फेवर में वो उनका अपना ओपिनियन है, जो अगेंस्ट में वो उनका अपना ओपिनियन है, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। किसान बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो एक फैक्ट है। वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो ओपिनियन है, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नाउ अगर हम फैक्ट और फिगर की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि किसान बिल इंट्रोड्यूस हुआ, तो आप चेक कर सकते हो कि यस किसान बिल इंट्रोड्यूस हुआ था या नहीं हुआ था। तो दैट मीन्स दीज स्टेटमेंट्स कैन बी वेरीफाइड। These statements can be verified. हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट की 1960s के पीरियड में, वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो दैट व्हाट वाज, ठीक है। तो दैट दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट कैन बी वेरीफाइड, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, बट दीज आर वैल्यू जजमेंट्स। कैनॉट बी वेरीफाइड, ये सिर्फ एक जजमेंट है जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, कैनॉट बी वेरीफाइड, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। आज ओपिनियन किसान बिल के अगेंस्ट है, कल ओपिनियन उसके फेवर में हो जाएगा, तो अगेन वो वेरीफाई नहीं की जा सकती। स्टेटमेंट्स, ओपिनियंस टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, तो दीज कैनॉट बी वेरीफाइड। Then you can take examples of any statement what was present की आप ले लीजिए that so and so, examples ले सकते हैं आप, you can take examples real life में से लेंगे, that will be more better। मैचेस हो गए, इवेंट्स हो गए, ओलंपिक्स हो गए, गोल्ड मेडल हो गया, एनी काइंड ऑफ इवेंट दैट वाज हैपेंड जिसका कोई फैक्ट है, दैट इज बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे अगर हम कहें कि the people under BPL, the percentage of people under BPL was 21.9%, तो वो एक फैक्ट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। If I'll say all the policies, poverty alleviation programs are not
प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, तो वो एक ओपिनियन है, इट्स जस्ट एन ओपिनियन. तो दैट कैन बी अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. इफ आई से 21.9% people in India are below poverty line, that is a positive economics. If I say the poverty alleviation programs, PAPs, need to be implemented properly, that is just my opinion. वो मेरी सिर्फ एक वैल्यू जजमेंट है, वो मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है, जो आज ये है कल कुछ और भी हो सकता है. तो दैट इज व्हाट वी कॉल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. This is what is about positive and normative economics. Then we have a last topic of this chapter, that is economy. Economy means the nature and extent of economic activities. Of a particular area. आप किसी की जगह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, जैसे सपोज मैं आपको कहूँ कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, किस लेवल पे होती हैं, तो उसे आप कहेंगे कि हम चंडीगढ़ की इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं. तो जब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं? यस, वी ऑल आर डूइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कॉल्ड कंजम्पशन. एनीथिंग विच इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइवल, लाइवलीहुड या सर्वाइवल के लिए जो भी एक्टिविटी आप करते हो उसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हो. आप अभी इफ़ यू आर नॉट अर्निंग बट स्टिल यू आर कंज्यूमिंग, आप पेन खरीदते हो, नोटबुक खरीदते हो, यू आर परचेजिंग समथिंग फॉर योर सर्वाइवल. मीन्स अगर आपको पढ़ना है तो यू नीड बुक्स, पेन्स, अगैन फॉर लिविंग, एंड अगैन अगर आपको सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो यू नीड फूड. फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हो दैट इज ऑल्सो एन कंजम्पशन एक्टिविटी, उसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर करता है दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इट मीन्स कि हम जब किसी एरिया की प्रोडक्शन लेवल को, कंजम्पशन को, एक्सचेंज को स्टडी करते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट एक्सचेंज है उनके बीच में, तो दैट इज व्हाट वी आर स्टडिंग द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर area. Now we have three different forms of economies. Depends upon the nature and activities. We have, first form is market economy. Second is centrally planned. And the last is mixed economy. मार्केट इकोनॉमी को आप लेजर्स फेयर भी कहते हैं. We also call it free rein market, free rein economy. Centrally planned को we call socialist economy. And mixed economy means combination of both and market and centrally planned. So when we say market economy में free play होता है. We have free play of market forces. Word market involved है, तो we have free play of market forces. When I say market forces, it means demand and supply. तो फ्री प्ले का मतलब यहाँ पर क्या है कि producer will supply only those goods which are in demand.
जो डिमांड में है प्रोड्यूसर उसी को सप्लाई कर रहा है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। मींस इकोनॉमी में प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन डिमांड कि आपके, और डिमांड किस पे डिपेंड करेगी, आपके कंजम्पशन पैटर्न पे। आप जिस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, प्रोड्यूसर उसी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। सेंट्रली प्लान की बात करूं तो वी डू नॉट हैव एनी फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। वी हैव ऑल activities are controlled by government. That means what will be the type of production, what will we are going to produce, what, क्योंकि प्रोडक्शन जैसी होगी वैसा ही आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड फॉर whom टू बी प्रोड्यूस्ड। तो जहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो दैट मीन्स सारी एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देन मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ, एज इंडिया यूज टू हैव मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पर फ्री प्ले भी है मार्केट फोर्सेस का जो कि प्राइवेट सेक्टर करता है, और गवर्नमेंट कंट्रोल एंटरप्राइजेस भी, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है। तो वी हैव पब्लिक सेक्टर ऑल्सो। तो हमारे पास दोनों है, प्राइवेट एंड पब्लिक। फ्री प्ले ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर ही करता है, तो प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ आर अवेलेबल इन द मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि इंडिया है। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। देन वी हैव मोटिव। What will be the motive of this economy? Profit maximization. क्योंकि प्राइवेट प्रोड्यूसर है तो प्राइवेट प्रोड्यूसर हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। दे ऑलवेज वर्क फॉर देयर ओन सेल्फिश मोटिव्स। प्रॉफिट जितना मैक्सिमम उनको मिलेगा, जैसे कि जिस गुड पे डिमांड ज़्यादा है उस पे आप प्राइस भी ज़्यादा सेट कर सकते हैं, बिकॉज कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग दोज गुड्स। तो अगर एग्जाम्पल लूँ, जैसे एक्टिवा है, एक्टिवा जब आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी, मार्केट में आई थी, द कॉस्ट वाज ऑन रोड हमें 40 या 45 की मैक्सिमम पड़ती थी। आज अगर आप उसकी कॉस्ट देखें तो इट इज क्रॉसिंग 80,000 और 90,000 जस्ट बिकॉज ऑफ द डिमांड, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी उसकी। तो वहाँ पर प्राइवेट प्रोड्यूसर्स व्हाट दे विल डू, जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसके प्राइसेस बढ़ा के वी कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव रहता है। सेंट्रली प्लान में मोटिव होगा सोशल वेलफेयर, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट हमेशा पुअर सेक्शन के लिए भी काम करेगी। तो उसका मोटिव होगा दैट मीन्स द थिंग्स शुड बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन। तो मोटिव क्या होगा? सोशल वेलफेयर। तो दे विल थिंक अबाउट द होल सोसाइटी इंस्टेड ऑफ रिच और पुअर के लिए काम नहीं करती। ठीक है। एंड अगेन मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स बोथ। Here private sector focuses on profit maximization, public sector focuses on social welfare, that is government. Then again we have technique of production. अगर आपको टेक्निक यूज करनी है, हम इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आपके सिलेबस में दो ही टेक्निक की बात करते हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मीन्स जहाँ पर हम लेबर ज़्यादा यूज़ करते हैं, मशीनरी कम, और कैपिटल इंटेंसिव मीन्स जहाँ हम मशीनरी ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेबर कम। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव है तो आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सप्लाई मार्केट में आए, तो यू विल प्रेफर टू हैव कैपिटल इंटेंसिव, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग कम होती है और क्वालिटी लोगों को ज़्यादा बेटर पसंद आती है मशीन गुड्स की। यहाँ पर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी लेबर इंटेंसिव, क्योंकि लेबर इंटेंसिव इसलिए गवर्नमेंट फोकस करेगी लेबर वर्क ज़्यादा, सो दैट की एम्प्लॉयमेंट लेवल कैन बी रेज्ड। तो दे विल फोकस मोर ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जितना ज़्यादा लेबर आप एम्प्लॉय करेंगे उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। अगेन हेयर बोथ, प्राइवेट सेक्टर will focus on capital intensive technique and
Public sector will focus on labor intensive. Then what will be the profit maximization हो गया. Now what is going to produce, which section of society? Market economy will always produce for the richer section of the society. They will produce for the poor section, and here both. Now why they will focus on the richer section? Because only richer section can give you the price which you demand. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस अगर फेच करना चाहते हैं तो आप रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज दे कैन अफोर्ड द प्राइजेस विच यू वांट. बट सेंट्रली प्लान मीन सोशलिस्ट, यानी कि पुअर सेक्शन के लिए काम करेंगे. इफ आप ऐसा गुड लेके आते हैं जो पुअर सेक्शन अफोर्ड कर सकता है, तो रिच सेक्शन तो ऑटोमेटिकली उसे अफोर्ड कर लेगा. मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ. तो दिस इज व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल द थ्री इकोनॉमीज. And from this topic we had finished chapter 1 of microeconomics in class 11th. Please do not hesitate to ask any doubt. If you have, you can send me a comment, or you can raise the question in the comment box and I will solve that query. And please do like, share and subscribe. And if you want me to explain any special topic again, you can request and you can send me the comment so that I can repeat that particular topic again. Thank you very much.